फाइन। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है थर्मल फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सही है। और अगर हम इसकी थोड़ी औकात की बात करें तो इसकी औकात भी अच्छी खासी है। 5 अक्टूबर 2024, राइट। सो थर्मल फिजिक्स, राइट। सो इसके अंदर जो हमने की कॉन्सेप्ट्स देखने हैं वो हमने जो है वो स्टार्ट करना है हीट एंड टेम्परेचर से। सही है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सही है। उसके बाद हमारे पास है थर्मोमीटर। सही है। अच्छा, थर्मोमीटर जो है ना मैं प्रॉब्ली एंड में पढ़ाऊंगा, सही, क्योंकि थर्मोमीटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको है। सही है। और थोड़ा फालतू की लंबी है। सही है। तो इसलिए जो है वो इसको एंड में देखेंगे। और ऑल दो जो ऑर्डर होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अच्छा, थर्मोमीटर के बाद हमारे पास आ जाएगी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सही है। और फिर हमारे पास जो है थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद हम आइडियल गैसेस पे चले आएंगे। आइडियल गैस, आई होप सो तुमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा, अगर तुम लोग केमिस्ट्री है तुम्हारे पास तो। और आइडियल गैस के बाद फिर हमारे पास आखिरी में वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही है। और हमारे पास जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टोरी है वो हमारे पास आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सही। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्दो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन जो है वो हमारे ए लेवल्स के सिलेबस में आप केमिस्ट्री के अंदर एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। सही है। केमिस्ट्री। सही। सो हमारे पास जो है ना इसके ये कुछ कंटेंट है। सही है, जो कि हमने इसको देखना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पेपर 4 के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है तकरीबन दो क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं। सही, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 मार्क्स का ये पेपर में आता है। अच्छी खासी वेटेज वाला चैप्टर है। सही है। सो पेपर फोर के अंदर ये आता है 15 to 18 मार्क्स का। सही है। और पेपर 5 के अंदर आप इसका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इसका भी वन ऑफ द क्वेश्चन पॉसिबल होता है, राइट। क्योंकि इसके बहुत सारे थर्मल के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर 5 के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी उनकी बनती है आने की, राइट। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सही। ऑल्दो पेपर 5 में दो ही क्वेश्चन होते हैं, सो इट मे बी पॉसिबल दैट जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो है वो थर्मल का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है। सही है। सो वन क्वेश्चन। सही है। सो ऑल इन ऑल ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा है, लंबा है थोड़ा सा। औकात इसको जो है ना थोड़ा सा तमीज से पढ़ना होगा इंसान के बच्चों की तरह। सही है। और आज स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारे पास जो थर्मल फिजिक्स है, या हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं थर्मोडायनामिक्स। सही है। ये बेसिकली हम इसके अंदर जो है ना जो हीट के फ्लो के जो लॉज हैं और जो हमारे पास टेम्परेचर और हीट है उसकी स्टडी को हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सही है। सही है। सो थर्मोडायनेमिक्स के जो जहाँ पे भी वर्ड आ रहा होगा ना वहाँ पे आपने अब ये समझना है। सही है। थर्मोडायनेमिक्स।
डायनेमिक्स। सही, ऑल द पेपर में डेफिनेशन नहीं आती, बट मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है, दिस थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। सही है। और हीट एंड टेम्परेचर के साथ तुम जो है वो इसके लॉज भी हमारे पास होते हैं। सही है, तो हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर लॉस, एंड देयर लॉ। सही। सो इस पूरी चीज का नाम जो है वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स होता है। सही, अब तुम उसको किसी भी नाम से पुकारो, तुम्हारी मर्जी है, बट जो एक जनरलाइज नेम है जिसके अंदर जो भी इस कैटेगरी के अंदर चीजें आ रही हैं वो आपके पास जो है वो थर्मोडायनेमिक्स होंगी। सही है। और अब चूंकि जो है वो थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी फील्ड्स के अंदर आ सकता है, यानी अब हीट और टेम्परेचर का चेंज बहुत सारी फील्ड के अंदर आ सकता है, तो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इसी तरह से और दूसरी फील्ड्स के अंदर भी इसका कोई ना कोई रिलेशन बन सकता है। राइट। नाउ, सबसे पहले बात हम इन्हीं दो चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है ना हीट कहा और हमने टेम्परेचर की बात की। तो तुम लोग में से किसी के जहन में है कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है? कोई कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है? सर, हीट एनर्जी होती है और टेम्परेचर मेजर होता है हीट मेजर का। ऑफ दैट एनर्जी। अच्छा। यस। ओके। और चलो, एनीबॉडी एल्स? अब्दुल्ला, दूसरा वाला अब्दुल्ला, पहला वाला अब्दुल्ला, सारा? यस। कुछ तो बताओ यार, तुम लोग के जहन में भी कुछ ना कुछ होगा। नहीं? So the temperature is kinetic measure of the kinetic energy of हम्म। of a particle. ओके। एंड व्हाट अबाउट द हीट? Heat, sir, it's like if kinetic energy is a lot, then heat will be a lot as well. It's like a direct proportion relation. बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड हीट Yeah. है। अच्छा। सो आप ये कह रहे हो। और कौन कहेगा? अब्दुल्ला, दूसरे वाले अब्दुल्ला, आपको कुछ कह सकते हो आप? आपके घर में कोई आइडिया? सर हीट एनर्जी कह सकते हैं, और टेम्परेचर द मेजर ऑफ हीट इन अ बॉडी कुछ। ओके। सो हाउ हॉट और कूल समथिंग इज। ओके, फाइन। एंड सारा, आपके जहन में कोई आइडिया? Wait, temperature is basically like the measure of like how hot or cold something is, or heat is like thermal energy. है? अच्छा। और क्या? सारे एक ही बात को तोड़ मरोड़ के बना रहे हैं। ओके, चलो समझते हैं। अच्छा देखो, सीन ये है कि हीट जो होता है ना, वो हम फ्लो ऑफ एनर्जी को कहते हैं। सही है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके। हीट इज जस्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी कह रहे हो, थर्मल एनर्जी कह रहे हो। सो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, क्योंकि पॉइंट की बात नहीं, अच्छी बात नहीं होगी। वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। राइट। अच्छा जी। अब हमारे पास जैसे काइनेटिक जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सही है, तो वहाँ के पास जो है वो हीट बन जाएगी। सही है। सो हमारे पास यह फ्लो। अच्छा, चलो, फ्लो कन्वर्जन अलग चीज़ है। फ्लो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये, चलो पहले 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 टेम्परेचर की बात करते हैं, उसके बाद फ्लो की बात करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है टेम्परेचर। सही। सो आप लोग ये कह रहे हो कि टेम्परेचर इज बेसिकली हाउ हॉट और कूल समथिंग इज, बट उसकी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन अब्दुल्ला भाई ने बताई, दैट टेम्परेचर इज एक्चुअली
मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज तुम्हें पता है कि अगर किसी भी चीज़ का तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज तेज मूव होने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन द हीट or the energy, the kinetic energy of the particle and the temperature. Okay, so हम ये कहते हैं कि temperature is basically सर हीट स्पेसिफिकली थर्मल एनर्जी की वजह से होगी ना? हम थर्मल एनर्जी को ही के ही टर्म में हम कह रहे होते हैं, सही है, ओके। लेकिन थर्मल एनर्जी का फ्लो, सही है, समझ लो, हीट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। अगर अगर वो फ्लो नहीं कर रही है, इफ देयर इज एनर्जी लेकिन वो फ्लो नहीं कर रही है, देन इट्स नॉट हीट। ओके, समझ लो। सो टेम्परेचर हमारे पास है, हमने टेम्परेचर के बारे में कहा कि भाई it is the mean kinetic energy of a particle, सही है। ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है, सही है। और अगर आपने इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना है, तो जब हमारे पास हीट यानी एनर्जी ट्रांसफर होगी, सो मीन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सो द टेम्परेचर राइजेस। ओके, सो हीट फ्लो ही तब होगी कि जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज आए। ओके, सो जो हीट फ्लो का जो रूल है वो हमारे पास जो है वो कैसे होगा, हमने कहा कि भाई हमारे पास अगर हम हीट फ्लो की बात करें, सो हीट फ्लो इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ओनली व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर इज देयर। ओके, सो ये मैंने बात कर दी कि भाई मेरे पास जो है वो हीट के फ्लो का जो क्राइटेरिया है वो चेंज इन टेम्परेचर है, सही। अच्छा जनाब, अगर तो हमारे पास चलो चेंज इन टेम्परेचर की अगर हमने बात कर ली है, सो हमारे पास क्या किस तरह से जो है वो हीट फ्लो करेगी। अब बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो जनरल जो फ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइक कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो वो हमेशा अपने हायर या कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर रीजन की तरफ, या आप कह दो लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ आती है। ओके सही हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो हम क्या कहते हैं, वो हम ये कह लेते हैं कि सो हीट flow from hotter region to cooler region. Okay. अच्छा, please keep in mind this is the natural flow that we are talking about. Okay. अगर तो आर्टिफिशियल फ्लो की बात करें तो उसका उल्टा भी होता है, जैसे कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, सही। सो एक्चुअली आपको दिख रहा होता है उल्टा है, लेकिन वो समहाउ जो है ना वो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम रिलेट करते हैं और उससे फिर वो बात सही हो जाती है, सही। यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ नॉर्मल जो है ना जस्ट स्टैंडर्ड फ्लो की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमेशा एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ कोई भी चीज़ ट्रेवल करती है। ओके तो खैर, तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि चलो आपने कहा कि भाई हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, लेकिन कब तक ट्रांसफर होगी, क्या ऑलवेज? तो द आंसर इज नो, बिकॉज जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो जाहिर बात है एक बॉडी रिलीज कर रही होगी, दूसरी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही होगी, राइट? तो पहली बॉडी तब तक ही रिलीज करेगी और दूसरी बॉडी तब तक ही अब्जॉर्ब करेगी जब तक देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, लेकिन जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे देन हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, राइट? मेकिंग सेंस? बन रहा है, कुछ बन रहा है, बात समझ में आ रही है? बैठ रही है, पल्ले में बैठ रही है? नहीं सर। नहीं बैठ रही? अच्छा देखो, अगर मेरे पास एक एक ब्लॉक है, राइट,
और इस ब्लॉक को मैंने ना कहीं से हीट अप करके ले आया और मैं जो है ना इसका 60 डिग्री टेम्परेचर है, राइट। और मेरे पास बाहर जो है वो सराउंडिंग है, सही है। जो सराउंडिंग है वो जस्ट जो है वो नॉर्मल जो है, आप कह लो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, सही है। बाहर मैंने रूम टेम्परेचर रख दिया, सही है। सो ये ब्लॉक है और ये जो है वो हमारे पास जस्ट सराउंडिंग है, सही इन्वायरमेंट है। तो अब्दुल्ला मुझे ये बताओगे कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ब्लॉक से बाहर तक, ब्लॉक से बाहर हॉट की रीजन, तरफ, लिक्विड रीजन। सही है। दिस वे, दिस वे, दिस वे, ओके, एंड दिस वे, सही, हम ये मान लेते हैं। लेकिन कब तक, अच्छा होगा क्या कि जैसे ही ये जैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट, आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो 60 कम होता जाएगा, 59, 58, 57, 56। लेकिन वो जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे का इंक्रीज भी तो होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे पास क्लोज सिस्टम है, राइट। और एनर्जी जो है वो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा रही है। सो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 से इंक्रीज होना चाहिए। गेटिंग? सही है। तो अब जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ब्लॉक का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे ब्लॉक का टेम्परेचर डिक्रीज होके एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगा, कि जिस वैल्यू पे सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होके पहुंच गया होगा। लेट्स से कि ब्लॉक का टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 पहुंच गया 35 पे, सही, 35 पे, शायद। और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज, ये चलो इसको इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करते, इसको कम डिक्रीज कर देते हैं, हम इसको कह देते हैं 42 पे, सही है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते पहुंच गया 42 पे, राइट। सो अब सराउंडिंग ने बेसिकली हीट गेन की ब्लॉक से, सही, और अपना टेम्परेचर राइज किया, ब्लॉक ने हीट लॉस की सराउंडिंग में एनर्जी डेसिपेट करके, सही है। और अब जो है दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है तो अब हीट कहीं पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि फ्लो का जो हमारा रीजन था कि फ्लो हमारे पास कब होता है कि जब देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लॉक, और बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ब्लॉक इज जीरो। सो दैट इज व्हाई हमारे पास अब फ्लो कहीं पे भी नहीं होगा। अगला समझ पा रहे हैं? जी सर। परफेक्ट, सही है। सो ये हमारे पास जो है इसका इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। अच्छा जी। और इस चीज को जो है ना, इस चीज को हम कहते हैं फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। जिसको जो है वो आपके जो है वो बार बार आएगा इसको, थर्मल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। सही है। और हम इसको क्या भी कह सकते हैं, हम इसको जो है ना वो नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का, थर्मल इक्विलिब्रियम, लिब्रियम, सही है। तो बेसिकली ना साइंटिस्ट ने दूसरे लॉज बना लिए थे, फिर उसके बाद उनको लगा कि ये वाले लॉ जो है, जो जिसको हम जीरो लॉ कहते हैं, ये बेसिकली ज़रूरी है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होगी तो ही जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो है वो आप समझ सकोगे। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर जो है वो आप आगे वाले लॉज नहीं समझ सकोगे, राइट। तो इसी वजह से इन्होंने इसको जीरो लॉ कहा हुआ है, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब इस जीरो लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे पास अच्छा, हम ये जो मैंने ऊपर कहानी बताई है बस उसी चीज को आप लिख दो, सही, उसी चीज को आप अंग्रेजी में नाम दो तो आपके पास हो जाएगा जीरो लॉ, सही है। सो हम कहते हैं व्हेन बॉडी ए, अच्छा जी, सो व्हेन बॉडी ए एंड बॉडी बी इज एट सेम temperature, then there will be
नो एनर्जी ट्रांसफर। सही है। सो these two bodies are in thermal equilibrium. सही है, और are said to be in thermal equilibrium, right? सो ये बस हमारे पास जो है वो इस थर्मल इक्विलिब्रियम की का कॉन्सेप्ट होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है। सही। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि भाई हमारे पास एक बॉडी हीट लॉस कर रही है, दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही है। हम्म, सही है। सो एक बॉडी जो है वो हीट लॉस कर अच्छा, एक चीज मैंने एट द सेम टेम्परेचर। सही है, यहाँ पे जो है ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, ये मेंशन करना है। ओके, ये 2 मार्क का आता है लो। सही है, सो इसको एक मेंशन करना है। सो और दूसरी चीज, नो एनर्जी ट्रांसफर। सही है, ये दूसरी चीज हो। फाइन। खैर, तो अब हमारे पास सीन ये है कि भाई अगर तो एक बॉडी हीट लॉस कर रही है, तो जाहिर बात है दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही होगी, राइट? या अगर एक बॉडी हीट लॉस कर रही है एंड यू हैव अ सर्टेन बॉडीज, तो वो तमाम मिलके उस हीट को गेन कर रही होंगी, राइट? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, राइट? अच्छा, यहाँ से आगे मैं बता दूं कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसके बाद थर्मामीटर पढ़ते हैं, लेकिन थर्मामीटर में मैं अभी लंबी नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो उसमें एंड में टाइम लगाएंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, हमने ये कहा कि भाई अगर एक बॉडी हीट लॉस कर रही है तो दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी, और जो टोटल जो हीट होने वाली है वो सिस्टम के अंदर कंजर्व रहने रहने वाली है। ओके, सो हमारे पास, हमने कहा इसी लॉ के हिसाब से हमने कहा कि भाई हमारे पास हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द अदर बॉडी। ओके, पहली चीज। अच्छा, अब आपको जब आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई एक बॉडी हीट लॉस कर रही है और दूसरी बॉडी हीट गेन कर रही है, राइट? तो अब इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है। सही है, जो बॉडी हीट लॉस कर रही होगी, मे बी पॉसिबल कि वो कूल डाउन हो जस्ट, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए। सही है, एक बॉडी अगर हीट गेन कर रही है तो मे बी पॉसिबल कि जस्ट उसकी जो है वो हॉट, वो जो हीट है वो, सही है, या फिर जो है वो स्टेट चेंज कर जाए। सही है। सो अब यहाँ पे जो है हम ये चीज देखने वाले हैं कि हीट लॉस या हीट गेन एक बॉडी के किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपके ओ लेवल से रिलेटेड है। सही हो गया, तो आ जाओ जरा इसको समझते हैं। सही है। सो अगर हमारे पास जो है वो एक बॉडी हीट गेन कर रही है, सो बॉडी की जो है ना वो, हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी बॉडी की इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, सो इंटरनल एनर्जी। सही। सो अब इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिस्कस करें, सो इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि इट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब ये है, मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी से मेरा मतलब है कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, सही है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सही। सही है। सो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रेफर कर रहे होते हैं, और इंटरनल एनर्जी हमने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? आप चेंज इन, आप ई से रेफर करो, आप क्यू से रेफर करो, आपकी मर्जी है, राइट? सो ये हमारे पास हो गई इंटरनल एनर्जी। सही है।
अब अगर तो हमारे पास जो है तुम्हें पता है कि भाई अगर तो एक ऑब्जेक्ट हीट अप हो रहा है, सही है, या कूल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में फर्क आ रहा है, राइट। और अगर तो एक बॉडी स्टेट चेंज कर रही है तो इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आ रहा है, राइट। अच्छा जी, किस तरह से, उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा। आ जाओ। अब अगर तो हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सही है। सो अच्छा, लेटर ऑन हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से जो है वो रिलेट करती है टेम्परेचर से, सही है। और अभी फिलहाल जो है वो काइनेटिक एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, तो हमें ये बात पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इफ द ऑब्जेक्ट heats up without changing the state, ओके। अच्छा जनाब, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेट करी, ओके, प्लीज कीप इन माइंड दैट। तो हमारे पास जो एनर्जी, थर्मल एनर्जी या टोटल, अगर तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो काइनेटिक की फॉर्म में है, तो हम उसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो हम लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ओके। हम ये लिख रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, सही है। और काइनेटिक एनर्जी कह लो, हीट ट्रांसफर कह लो, जो भी आप कह लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द हीट और द थर्मल एनर्जी इन द बॉडी, ओके, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप उसको, वही चीज़ है, राइट। काइनेटिक एनर्जी से डिफरेंस मतलब ऐसा मत सोचना कि हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे लगेगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, राइट। बट एट लाइक एट होल वो हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो एम सी स्क्वायर लगा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे तुम्हें पता है कि एम इज जस्ट द मास, सही। अच्छा, ई जो है वो हमारे पास जो है हीट सप्लाई और रिमूव, सही है, ओके। एंड एम इज द मास, ओके। एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही हो गया। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। एंड डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आती है, उसको लिख लेते हैं, सही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg 1 kg of substance by 1 डिग्री, सही। अब चाहे वो तुम 1 डिग्री सेल्सियस कह दो या 1 डिग्री केल्विन कह दो, हमारी मर्जी, ओके। 1 डिग्री एक ही जगह पे रहता है, सही। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कहा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ओके। 1 kg ऑफ द सब्सटेंस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो फिर उसका नंबर कट जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास हो गई। और हम अगर इसके यूनिट की बात करें, सो इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास है, अगर तुम देखो, सो जूल्स
पर केजी पर केल्विन। ओके, पर केल्विन, सही। ये इसका यूनिट है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है, फाइन। अच्छा जी, दूसरी चीज कि अगर मेरे पास डेल्टा टी जो है ना, डेल्टा टी मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास जो है डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कब होगा कि जब टेम्परेचर जो है वो जब हीट गेन हो रही होगी। ओके, सो हीट गेन की टर्म में, जब हीट गेन होगी तो आपने ये यूज करना है, और जब हीट लॉस होगी सो आपने क्या यूज करना है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। ओके, हीट लॉस, राइट। तो ये आपने यूज करना है, या अदरवाइज जो है वो आप जो फॉर्मूला है, यानी जो ई ए का सिंबल है उसके साथ आप नेगेटिव लगाओ, कहीं पे आप नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता चले कि हीट लॉस या हीट गेन आप कंसिडर कर रहे हो। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक, कोई मसला किसी भी बच्चे को? अच्छा, ये कुछ आना बोल रहे हो यार, जिंदा बैठे हो या तुम लोग सब वैसे ही चिल कर रहे हो? नहीं सर, कोई इशू नहीं। सही है। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो है वो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हमने समझना है तो हमें कुछ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम उसको समझ लेते हैं, सही। लेट्स से हमारे पास जो है ना दो सब्सटेंस है, एक हम वाटर ले लेते हैं और एक हम कोई और सा सब्सटेंस ले लेते हैं। सो हमारे पास जो है वाटर आ रहा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 400, 4200, कहाँ है वे, वाटर ही रहा, सही है। सो वाटर की हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4186, ओके, जूल्स पर केजी पर केल्विन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अच्छा, एक और मेरे पास जो है ना मटेरियल है, एल्यूमिनियम, सही है। और सही है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 900। ओके। ये मेरे पास दो सब्सटेंस है। सही। अच्छा, अब मैं जो हूँ अगर तुम्हें एक सिनेरियो दूं, सही है, और वो सिनेरियो ऐसा है कि लेट्स से आई हैव एन एल्युमिनियम बीकर, सही है, एंड उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, सही है। पानी किस कलर का डालूं मैं, ब्लू ले लेते हैं ना, सही है। सो ये आ गया और ये आ गया मेरा पानी, सही हो गया, ये आ गया मेरा वाटर, सही है। अच्छा, मैंने मान लो कि जो एल्युमिनियम का जो मेरे पास ये है जो जो भी तुम कहना चाहो इसको डिश है, इसको मैंने जो है ना हीट अप करके रखा हुआ था, सही है। मैं इसको अगर बड़े उससे बना दूं ताकि पता भी चलता रहे कि मेरे पास जो है ये एल्युमिनियम का है, लाइक दिस, सही। अच्छा, अब ये जो है ना मैंने रखा हुआ है इसको, लेट से मैं तुम्हें कोई टेम्परेचर दे देता हूँ, 60 डिग्री ले लेते हैं, सही है। या एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने जो है ना इसको हीट किया, सही है, इसको मैंने हीट किया, सही है। और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो राइज हुआ, जो है ना वो 20 डिग्री था इनिशियल, सही है। टेम्परेचर टी आई जो था वो हमने कहा 20 डिग्रीज, और टी फाइनल जो है वो हमने कहा 60 डिग्रीज, 80 डिग्रीज। ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास 60 डिग्री आ रहा है, ओके। और इस 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हीट ट्रांसफर हो रही है। मैं तुमसे कोई कैलकुलेशन नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सिर्फ एक जनरल सेंस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कितनी समझ है, यूजिंग दीज टू वैल्यू और कंसिडरिंग दीज टू वैल्यूज ओनली, सही है। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे ख्याल में ये जो 60
डिग्री का टेम्परेचर राइज है। सही है। जाहिर बात है कि जब तुमने हीट करने स्टार्ट किया है इस एल्यूमिनियम के जो भी तुम्हारे पास वो है, और साथ में जो आपके पास लिक्विड है, इसको जब तुमने हीट करने स्टार्ट किया तो जब आपने एंड किया तो 80 डिग्री पे एंड हो रहा है, राइट? तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी 80 होगा, और जो वाटर है उसका भी फाइनल टेम्परेचर 80 होना चाहिए, राइट? कॉमन सेंस, राइट? लेकिन इस चेंज इन टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी इस एल्यूमिनियम के अंदर भी और वाटर के अंदर भी। तो तुम्हारे ख्याल में किसके अंदर एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हुई होगी, किसके अंदर एनर्जी कम ट्रांसफर हुई होगी? तो मुझे बता सकते हैं? मेरे पास, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। मेरे पास ये जो एल्यूमिनियम का बीकर तुम कह लो या एल्यूमिनियम का जो भी क्रूसिबल है, सही है, इसके इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 था, जो वाटर इसके अंदर था उसका भी इनिशियल टेम्परेचर 20 था, राइट? मैंने इन दोनों को हीट किया और मैंने इन दोनों को हीट करके पहुंचा दिया 80 पे। ओके। तो अब क्रूसिबल का, एल्यूमिनियम क्रूसिबल का टेम्परेचर भी 80 हो गया, और जो अंदर लिक्विड है वाटर है उसका भी टेम्परेचर 80 हो गया, राइट? और चूंकि ये 60 डिग्री का टेम्परेचर चेंज आया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। ओके। तो उस एनर्जी का ज्यादा पोर्शन किसके पास होगा, वाटर के पास होगा या एल्यूमिनियम के पास होगा? यस। क्या बोलते हो तुम लोग? एल्यूमिनियम। सॉरी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ओके, एनी रीजन फॉर दैट? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ओके, सही है। अच्छा, और कोई बच्चा? अब्दुल्ला, स्क्वायर, और इबाद और इब्राम। वाटर होगा और क्या वजह? कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। तो उससे डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी का और उससे सी के साथ। एनर्जी का और सी का, तो आप मतलब उससे ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा, आपने ये सोचा कि भाई ये फॉर्मूला आपने अपने सामने रखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो इसका मतलब है कि जितनी भी एनर्जी जा रही होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले में ज़्यादा जाएगी और कम स्पेसिफिक हीट वाले में कम जाएगी, ऐसा सोचो। जी। चलो, ओके। और दूसरों से हेल्प लेते हैं। यस, दूसरे वाले, पहले वाले अब्दुल्ला आप क्या कहते हो, और इबाद आप क्या कहते हो? Aluminum आप कहते हो एल्यूमिनियम, और आपका क्या रीज़न? conductor है सर। ओके। तो आप कह रहे हो कि एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो ब्रो कंडक्टर तो हीट को जस्ट कंडक्ट कर रहा है ना, वो तो आगे भेज रहा होगा, वो स्टोर थोड़ी करेगा, नहीं? हम्म। व्हाट डू यू से? पॉइंट। है ना? अच्छा चलो, ओके, आप ये सोचते हो। और इबाद ब्रो क्या सोचते हो? सर वाटर। वाटर। और क्या आइडिया, क्या रीजन? सर हाई हीट कैपेसिटी मतलब उसको सेम टेम्परेचर राइज के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यस, जो बच्चा बच गया, कौन बच रहा है? इब्राहिम बच रहा है। इब्राहिम आप क्या कहते हो? यस। सर एल्यूमिनियम, क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि वो मेटल है, आई गेस। ओके, तो मतलब उससे फर्क क्या पड़ेगा? मेटल होने से क्या फर्क पड़ेगा? वो किस चीज में ऐसा हेल्प करेगा कि जो उसका टेम्परेचर ज्यादा, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही होगी और वो कम हो रहा होगा, वाटर में की कम हो रही होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फर्क होएगी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की 900 है, विच इज लेसर देन वाटर की, जो तकरीबन 4 गुना ज्यादा आ रही है। समझ पा रहे हो? तो क्या आपके ख्याल में क्या होगा? सर वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा। ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ओके। अच्छा चलो देखो, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखें तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ये बोला कि इट इज जूल्स पर केजी पर केल्विन, राइट? अगर तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका ये मतलब है कि वो उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज होगा, राइट? अगर तो एक ऑब्जेक्ट का देखो, जिन बच्चों ने, अब्दुल्ला ने ये कहा कि भाई कंडक्टर है, ओके, और इबाद ने अच्छा जवाब दिया, दूसरे वाले अब्दुल्ला ने भी जवाब सही दिया, और इब्राहिम कहते हैं कि वो मेटल है। सही है। तो देखो सीन ये है कि आप लोग जो सोच रहे हो ना, जिन्होंने कहा कंडक्टर है या मेटल है, तो मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम जो खाने खाने बनाने के लिए जो हम पतीलियां देगचियां यूज करते हैं, तो
वो सारी मेटल की होती हैं या स्टील की होती हैं, राइट। और उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है। उसकी उसका रीजन ये होता है कि हमें जो हीट ट्रांसफर करनी होती है वो वो हमें स्टोव से खाने में ट्रांसफर करनी होती है, हमें स्टोर नहीं करनी होती उस मेटल के या उस स्टील के बर्तन के अंदर, राइट। तो इस वजह से हम उसको लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बनाते हैं, आप समझ रहे हो। तो कंडक्टर होने से ये फायदा होगा कि कंडक्टर जो है वो जल्दी जल्दी अपना टेम्परेचर राइज करेगा, राइट। छोटे छोटे हीट पे, मतलब लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है कुछ वैल्यूज ले लेते हैं आसानी के लिए समझने के लिए। सो लेट्स से मेरे पास अगर टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मेरे पास 100 जूल्स, ओके। टोटल एनर्जी 100 जूल्स ट्रांसफर हो रही है, सही है। तो इस टोटल ये हीट से ट्रांसफर हो रही है, ओके। टोटल एनर्जी जो 100 जूल हीट ट्रांसफर कर रही है, अब इसमें से एल्यूमिनियम जो है, चूंकि कंडक्टर है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जब कम हीट एब्जॉर्ब करने पे वो जल्दी से अपना टेम्परेचर चेंज कर देगा, ओके। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ओके। सो अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब है कि यू रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर द टेम्परेचर चेंज, राइट। तो जो एल्यूमिनियम है उसको 20 से 80 तक पहुंचने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और वो जल्दी जल्दी टेम्परेचर राइज शो करेगा, ओके। ऑन द अदर हैंड जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक 4 गुना ज्यादा है। तो वो तकरीबन जो है लाइक वो उतना ज्यादा टाइम लेगा अपनी एनर्जी को अपने टेम्परेचर को राइज करने में, क्योंकि 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज करने में उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी, 4186, राइट। 4186 जूल्स पर केजी, राइट। इतनी एनर्जी चाहिए होगी, राइट। सो वाटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज होगा क्योंकि इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर अ टेम्परेचर चेंज, राइट। और एल्यूमिनियम को टेम्परेचर चेंज के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड लेसर एनर्जी, राइट, फॉर द एनर्जी चेंज, फॉर द टेम्परेचर चेंज। और वो जो भी एनर्जी होगी वो आगे ट्रांसफर कर रही होगी, राइट। सो समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है कि क्या गलती थी, क्लियर हो रहा है। जी। सही है, परफेक्ट। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये कॉन्सेप्ट हमने रिलेट कर दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस किस तरह से जो है वो हमें हेल्प कर रही होगी, राइट। अच्छा जी। चलो, अब इस केस के अंदर जो हमने हीट प्रोवाइड की है, अब अगर तुम इसको जो है ना वो इसकी इक्वेशन बनाना चाहो तो क्या बनाना चाहोगे। तो इस केस के अंदर जो तुम्हारे पास हीट जो तुमने प्रोवाइड की है वो हीट किन दोनों चीजों के अंदर जारी होगी। वो हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी या हीट ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर जारी होगी, एल, प्लस वो हीट जो है वो वाटर के अंदर जारी होगी, ओके। वाटर का टेम्परेचर राइज करने में वो हीट जारी होगी, राइट। सो ये दो काम में वो हीट जारी होगी, तो तुमने फिर उसी हिसाब से इसके काम को या इसको कैलकुलेट करना होगा, ओके। क्लियर हो गया। जी सर। Yes. सही है। अच्छा, इसी वजह से जब तुम बल्कि हाँ चलो सही है। अच्छा, तो अच्छा ये एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे 100 है तो 100 का ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो वाटर के पास होगा और कम प्रोपोर्शन जो है वो एल्यूमिनियम के पास होगा, राइट। और फाइन, सही, ये हमारे पास जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल बात थी वो मैंने आपको बता दी, सही। अच्छा जी, अगर अब थोड़ा सा आगे चले, अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में हमने, हीट कैपेसिटी ऑल्दो नहीं आती, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, राइट। आप ये कह सकते हो कि भाई पार्टिकल जो है वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होते हैं, अपने बॉन्ड ब्रेक करते हैं, वहाँ पे जो है वो बल्कि बॉन्ड ब्रेक वहाँ पे होंगे, पार्टिकल जो है वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट वाइब्रेट करेंगे और उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो कि वो बाहर से जो भी हीट आपने प्रोवाइड की हुई है वो उससे लेके आ रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, तुम अगर इनमें से किसी का भी ग्राफ बनाना चाहो, इन दोनों वेरिएबल में से किसी का भी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी का ग्राफ बनाना चाहो, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, ओके। और उसका ग्रेडियंट तुम्हें उसी हिसाब से आंसर बता देगा जो भी तुमने ग्राफ बनाया होगा, राइट। अच्छा।